आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड, मींस मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड। दीज आर नॉट जस्ट एमसीक्यूज, दीज आर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनको हमने डिफरेंट एग्जाम से कलेक्ट करा है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ दी जाएगी, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, जो भारत का झंडा है, उसमें ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करता है? इज इट वैलर, इज इट सेक्रीफाइस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी और ट्रुथ? तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कॉमन सेंस के रिलेटेड हमारा नेशनल फ्लैग है तो उसके बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने उठाया है। तो ग्रीन कलर जो है नेशनल फ्लैग में, वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हमारा क्या रिलेशन है हमारी अर्थ के साथ, और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? समृद्धि। क्या है समृद्धि? मतलब अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप बोलते हो प्रॉस्पेरस हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये जो ग्रीन कलर होता है वो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हम इंडिया के फ्लैग की बात करें तो इंडिया के फ्लैग में यहाँ पर आपको पता है सबसे ऊपर कौन सा कलर आ जाता है? सेफ्रॉन कलर आ जाता है। देन वी हैव व्हाइट कलर एंड देन वी हैव ग्रीन कलर। अगर हम सेफ्रॉन की बात करें तो सेफ्रॉन रिप्रेजेंट करता है करेज को, ब्रेवरी को, जिसे आप वैलर भी कहते हो। तो ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है? हमारा ये सेफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को या प्योरिटी को या पीस को। ट्रुथ, प्योरिटी, पीस को रिप्रेजेंट करता है व्हाइट कलर। और जो ग्रीन कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेशनल फ्लैग है इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करा था? तो 22 जुलाई 1947 को इसने हमने अडॉप्ट करा था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा था। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जैन 1950 को, बट नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर हमारे नेशनल फ्लैग में एक व्हील भी है, आपको पता है, जिसमें कितनी स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं जिसके अंदर। ठीक है, और ये जो व्हील का कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है? ये जो लाइन्स कैपिटल है सरनाथ में अशोका ने जो बनाई थी, वहां से इस व्हील का कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। और एक और फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है हमारे नेशनल फ्लैग के रिलेटेड, कि इसकी जो रेशियो है, अगर हम विड्थ टू लेंथ रेशियो की बात करें, विड्थ टू लेंथ, ठीक है, किसकी रेशियो बात करें? विड्थ टू लेंथ, तो वो इसकी कितनी है? 2:3। ठीक है, ये आ जाती है ना इसकी लेंथ। ये लेंथ है, ये विड्थ है। अगर हम लेंथ, विड्थ टू लेंथ बात करें तो 2:3। मतलब अगर सपोज करो इसकी विड्थ 2 है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर हम लेंथ टू विड्थ बात करेंगे तो वो 3:2 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन कवर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा, एक रिटायर्ड ब्रिटिश जज, ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनके द्वारा बनाई गई थी। उसमें हर साल कांग्रेस मिलती थी, आपको पता है कांग्रेस के सेशन होते थे, उसका एक प्रेसिडेंट होता था। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? इसी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और अरुणा अली। तो इनमें से कौन सी थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट। आपने याद रखना है, एनी बेसेंट जो थी वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये कौन सी कांग्रेस के सेशन को इन्होंने प्रिसाइड करा था? कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता सेशन जो था कांग्रेस का 1917 वाला, ठीक है, 1917 वाला, उसको प्रिसाइड करा था किसने? एनी बेसेंट ने। इसलिए ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखो, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करी थी, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलके होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करी थी। इन्होंने कहां से स्टार्ट करी थी? इसका जो सेंटर इन्होंने बनाया था वो बनाया था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र वाले एरिया में इसको एम्फेसाइज करा था। और अगर हम बात करें, ये तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट ये इंडियन नहीं थी ना। तो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, वो भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सरोजिनी नायडू। तो ये आपने याद रखना है, सरोजिनी नायडू जो थी वो इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और कौन से सेशन में इन्होंने प्रिसाइड करा था? 1925 के
कानपुर सेशन को इन्होंने प्रिसाइड करा था। देखो सेशंस के रिलेटेड मैंने वीडियो लाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर हिस्ट्री जो सीरीज है उसको ज्वाइन करो। हिस्ट्री की सीरीज में आपको दिखेगा कि वहां पर मैंने बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, चाहे वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, जैसे इसके सेशंस हो गए कांग्रेस के, और जो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे उनके रिलेटेड मैंने वहां पर सेशन लाए हैं, आप उनको देख सकते हो। और वहां पर और भी एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े हैं, आप उनको भी देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी फॉर रिवाइजिंग योर इंटायर फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी ने जो साल्ट सत्याग्रह था वो कहां से स्टार्ट करा था? फ्रॉम दांडी, फ्रॉम साबरमती, फ्रॉम सेवाग्राम और फ्रॉम पवानर? तो कहां से स्टार्ट करा था? साबरमती से गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट करा। साल्ट सत्याग्रह क्या था? बेसिकली दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च भी इसे कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, साबरमती आश्रम से गांधी जी निकले थे और दांडी तक गए थे, और उन्होंने क्या करा था, वहां पर साल्ट को कलेक्ट करा था समुद्र से। साल्ट को क्या करा था? कलेक्ट करा था ओशन से। जब आप साल्ट को कलेक्ट करा था, बेसिकली क्या एक लॉ था कि कोई साल्ट को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो गांधी जी ने साल्ट कलेक्ट करके लॉ को तोड़ा था। इसीलिए ये कौन सी मूवमेंट का पार्ट था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो, ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि गांधी जी ने साल्ट लॉ को तोड़ के एक सिविल डिसओबीडियंस को शो करा था कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनको नहीं मानते। एक नॉन वायलेंट वे में इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शो करा था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साल्ट सत्याग्रह है वो किसका पार्ट है, तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 में, आपने याद रखना है। और ये कब जाके दांडी में पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 में। ठीक है, आपने याद रखना है। तो ये डेट भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। गांधी जी ने, देखो, सबसे पहले जब गांधी जी इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से होके, उनको इंडिया का टूर करने के लिए बोला गया था। जब वो इंडिया का टूर कर रहे थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले चंपारण सत्याग्रह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, फिर खेड़ा सत्याग्रह में। कई बार ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया था, खेड़ा में या चंपारण में। तो आप इस वर्ड से याद रख सकते हो, केक। केक वर्ड से याद रख सकते हो, केक में ई काट दो तो क्या बचा? सी ए के। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करी हुई है, कुछ चीजों की ट्रिक्स भी दी हुई हैं, तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, अब आपको थोड़ा अगर भी आइडिया हो ना कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ क्यों था, कब हुआ था, तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो, गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था? गांधी जी को पहली सिविल डिसओबीडियंस, पहली अगर हम बात करें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, क्योंकि इंडिया को मैक्सिमम कौन रिप्रेजेंट करता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए हमारे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने उस टाइम क्या करा, उन्होंने उस टाइम गांधी जी को मनाने के लिए वो गांधी जी से मिले और उन्होंने बोला कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट करो। तो इसलिए एक गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें यह बोला गया था गांधी जी द्वारा कि अब मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, वो कब हुई थी? 1932 में। अब यहां पर ये कौन से टाइम में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है? 1932 में। इतना आपको समझ आ गया। अब इजिली आप देख सकते हो इनमें से कौन सा टाइम में 1932 में इनमें से कौन सी मूवमेंट चल रही थी। रॉयलाट एक्ट जो था 1919 में आया था, आपको पता होगा। अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी इसे कहते हैं। इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने लाया था। इस एक्ट में ये था कि कोई भी अगर पर्सन, अगर कोई अपने न्यूज़पेपर द्वारा या कुछ भी ऐसा बोलता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको बिना ट्रायल जो है वो अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जा सकता है। तो एक रॉयलाट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये 1920 में स्टार्ट हुई थी और 22 में जाके चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद इसको गांधी जी ने बंद कर दिया। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया गांधी इरविन पैक्ट 1932 के टाइम का है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में आई थी, जब गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई वाला, और ये मूवमेंट उस टाइम के भारत छोड़ो वाली। ठीक है, तो ये 1942 का टाइम है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, किसकी बात करें? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ये 1930 से लेकर 1934 तक चली थी। और गांधी जी को इरविन ने ये बोला था कि आप क्या करो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक दो और क्या करो,
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट करो। इसी के रिलेटेड गांधी इरविन पैक्ट है, बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आई होप ये आपको क्रोनोलॉजी समझ आ गई होगी। तो कई बार ना चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना भी पूछ लिया जाता है कि पहले रोलाट एक्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन हुआ, क्विट इंडिया हुआ, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगर आपको इनका थोड़ा टाइम पता होगा तो आप इसको इजिली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो। देखो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में डेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट डेट कुछ ही चीजों की पता होनी चाहिए, बट ईयर आपको पता होने चाहिए फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा, a precursor in सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। तो बंगाल में एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसका प्रीकर्सर जो था वो आत्मीय सभा थी। मतलब आत्मीय सभा जो है वो किसने स्टेब्लिश करी थी, बाद में यही आत्मीय सभा जाके क्या बन जाएगी, ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो किसने स्टार्ट करी थी, विवेकानंदा ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने और अरबिंदो घोष ने। तो किसने स्टार्ट करी थी आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने 1814 में स्टार्ट करी थी, और 1814 में स्टार्ट करी थी आत्मीय सभा, और 1828 में इसी को बाद में चेंज करके क्या नाम पड़ गया था इसका, ब्रह्मो समाज। क्या, ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने पूरा लेक्चर लाया हुआ, आप देख सकते हैं। तो 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज जो है वो फाउंड करा था। और ये राजा राम मोहन राय एक जर्नल लिखते थे, उसका भी कई बार पूछा जाता है जर्नल के रिलेटेड, उसका नाम आप याद रखना, संवाद कौमुदी। क्या नाम है, संवाद कौमुदी, आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर हम विवेकानंदा की बात करें तो आपको पता है इन्होंने रामाकृष्ण मिशन जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी, रामाकृष्ण मिशन की। तो 1897 में रखी थी बेलूर में। ठीक है, बेलूर मठ में, तो आपने ये याद रखना है। दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। तो आर्य समाज जो है इन्होंने फाउंड करा था कहाँ पर, बॉम्बे में। तो ये आप याद रख सकते हो। अरबिंदो घोष जी की बात करें तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाल पाल जो थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, उनके इनको गुरु माना जाता है कि वो इनसे एडवाइस लेते थे। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कांग्रेस जो है वो हर साल मिलती थी, उनके सेशन होते थे। उन सेशन में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी वो भी देख लिया, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वो भी देख लिया। अब क्वेश्चन पूछा कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किडवाई, बदरुद्दीन तैयब जी, हाकिम अजमल खान। तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे, 1887 का जो मद्रास सेशन हुआ था, बेसिकली थर्ड सेशन था कांग्रेस का, ये 1887 में हुआ था मद्रास में, उसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब पहला सेशन भी देख लेते हैं। देखो, पहला सेशन कांग्रेस से कब हुआ था, 1885 में। कहां पर हुआ था, बॉम्बे में, गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था वहां पर हुआ था पहला सेशन 1885 बॉम्बे में। इसको प्रिसाइड करा था डब्ल्यूसी बैनर्जी ने, ये आप सबको पता है, और 72 डेलीगेट्स ने इसको ज्वाइन करा था। ठीक है, फिर 1886 का ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेशन जो हुआ वो कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किस, कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और ये किसने प्रिसाइड करा था, दादा भाई नौरोजी जी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी जी ने इस सेशन को क्या किया था, अटेंड करा था, प्रिसाइड करा था। ठीक है, तो हमने तीन इंपॉर्टेंट सेशन देख लिए कांग्रेस के। एक तो 1885 का पहला सेशन डब्ल्यूसी बैनर्जी ने प्रिसाइड करा था और 72 डेलीगेट्स ने इसको ज्वाइन करा था। उसका 1886 का कलकत्ता सेशन जो है दादा भाई नौरोजी जी ने इसको प्रिसाइड करा था। 1887 का मद्रास सेशन, ये एक ऐसा सेशन था जिसमें पहली बार मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, और वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स फाउंडेड आर्य समाज। इनमें से कौन से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इज इट राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पंडुरंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना करी थी। और एक और चीज याद रखना कि लाला लाजपत राय जो थे ना, लाल पाल में लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो भी किसके साथ एसोसिएटेड थे, वो भी आर्य समाज के साथ एसोसिएटेड हैं। तो लाला लाजपत राय भी किसके साथ एसोसिएटेड हैं, आर्य समाज के साथ एसोसिएटेड हैं। आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय के बारे में बता चुका हूं, आत्मीय सभा, बाद में ब्रह्मो समाज, और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। मतलब इंडिया के कल्चर में जो चेंज लाया था वो किसने लाया था, राजा राम मोहन राय जी ने लाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं। और इनकी बुक संवाद कौमुदी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो लिखते थे जो। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। जिस बुक में इन्होंने पता क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था, राजा राम मोहन राय जी ये कहते थे कि
ईस्ट में, ईस्ट मतलब इंडिया की बात हो रही, ईस्ट में कुछ चीजें गलत हैं, वेस्ट में भी कुछ चीजें गलत हैं। ये नहीं सोचें यूरोपियन कंट्रीज के हमारे में सब सही है, उनमें भी कुछ गलत है, ईस्ट में भी कुछ गलत है। अगर हम दोनों का मिक्सचर लेके चलेंगे तो हम एक अच्छा वर्ल्ड जो है वो बना सकते हैं। तो ये चीजें उन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस में एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। आत्माराम पंडुरंग की अगर हम बात करें, आत्माराम पंडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की फाउंडेशन रखी थी। तो ये आप याद रखना, कौन सा समाज बनाया था? प्रार्थना समाज 1867 में, ये भी बॉम्बे में इन्होंने बनाया था, आप याद रखो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत जनरस थे। कहते थे कि ये, जब मैंने इनकी कहानी आपको पहले भी सुनाई थी, कहते थे कि ये जब अपने घर से निकलते थे तो अगर सपोज करो ये कोई ऐसा कोई पर्सन देखते जो बहुत गरीब है, अगर सर्दी में बैठा है, तो ये अपनी स्वेटर भी निकाल के उसके दे देते। तो बहुत ही जनरस पर्सन जो इनको माना जाता था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। और इन्होंने बहुत जो है वो रोल प्ले किया था इंपॉर्टेंट विडो रीमैरिज एक्ट को लाने के लिए। जो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया था, उसके लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी आफ्टर गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922? दिसंबर 1922 में गया सेशन हुआ था। इसको प्रिसाइड किसने करा था? पहले ये देख लो, सीआर दास जी ने, ठीक है। इस सेशन में क्या होता है? एक स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है, स्वराज पार्टी बनती है। तो उसके प्रेसिडेंट कौन है ये पूछ रहा है। उसके प्रेसिडेंट विठल भाई पटेल थे, चितरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे और मोतीलाल नेहरू। तो इसके प्रेसिडेंट थे चितरंजन दास। अब एक स्टोरी में आपको सुनाऊंगा, उस स्टोरी को ध्यान से सुनना और फिर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखो हुआ क्या, 1920 में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते, ठीक है। 1922 फरवरी में एक इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसमें 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर प्रोटेस्टर द्वारा, ठीक है। इस इंसिडेंट, ये एक बहुत वायलेंट इंसिडेंट था और इससे गांधी जी बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के पाथ पे चलने वाले थे। उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बहुत अच्छे स्तर पर चल रही थी उसको रोक दिया। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकने के बाद जो कांग्रेस है उसमें डिवीजन आ जाती है। कुछ लोग जो है वो गांधी जी जेल में चले जाते हैं, अरेस्ट किए कर लिया जाता है उनको। अब बोला जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। कुछ जो हैं वो चाहते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उससे पहले असेंबलीज में जो कांग्रेस के मेंबर थे उन्होंने असेंबलीज को लेफ्ट कर दिया था। अब कुछ मेंबर्स जो है वो वापस चाहते हैं कि हम असेंबलीज को वापस ज्वाइन करें, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को वापस ज्वाइन करें। वो जो पर्सन थे जो चाहते थे कि हम असेंबलीज को वापस ज्वाइन करें, वो एक पार्टी बनाते हैं जिनको बोलते हैं स्वराज पार्टी। क्या बोलते हैं? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाते हैं। और ये पार्टी इन्होंने जो बनाई थी, ये पार्टी बनाई थी गया सेशन के दौरान जो 1922 में हुआ था दिसंबर में। और इसको प्रिसाइड किसने करा था? चितरंजन दास जी ने। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसीलिए एक स्वराज पार्टी बनी और ये विद इन कांग्रेस थी। बेसिकली हुआ क्या था, जब ये पार्टी बन जाती है ना, गांधी जी को लगता है कि कांग्रेस टूट जाएगी। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस पार्टिसिपेट करें, कुछ चाहते हैं कि नहीं पार्टिसिपेट करें, हम मूवमेंट को आगे लेके जाएं। तो गांधी जी को लगा कि जैसे 1907 में क्या हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट हो गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में अलग हो गए थे, कांग्रेस टूट गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत सफर करना पड़ा था एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज मॉडरेट दोनों को। गांधी जी ऐसी शिफ्ट नहीं चाहते थे, ऐसी स्प्लिट नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने चितरंजन दास जी को अलो करा कि वो स्वराज पार्टी बनाए और स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको, अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चीजें आपको, ये स्टोरी आप इजिली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बाय एक्ट ऑफ 1858 का जो एक्ट आया था, इंडिया वॉज टू बी गवर्न अंडर होम। 1858 में एक एक्ट आता है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इस एक्ट में बोला जाता है कि इंडिया को अब गवर्न कौन करेगा? by the company in the name of crown, by a board of directors in the name of गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1858 एक्ट में बोला गया था इन द नेम ऑफ क्राउन, मतलब अब जो है इंडिया को कौन देखेगा? क्राउन के नाम पे इंडिया चलेगी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, पहले कंपनी के अंदर चलता था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो होली सोली कंट्रोल करेगी इंडिया की गवर्नेंस पूरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना आपको कुछ चीजें सीखनी है फॉर योर एग्जाम। अब ये है कि ये क्यों हुआ। बेसिकली रिवॉल्ट हुई 1857 में। 1857 के रिवॉल्ट के बाद, जब पहले तो ऐसे ही चल रहा था कंपनी रूल के द्वारा इंडिया में सिस्टम, तो ब्रिटिश की इतनी ज्यादा कमांड नहीं थी। बट 1857 में इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ ना, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने पूरी जो पावर है इंडिया की वो अपने हाथ में लेने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं आप साथ साथ बता देता हूँ। देखो 1773 में, ध्यान से समझना, 1773 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ था, जो गवर्नर होता है ना बंगाल का, गवर्नर जो था बंगाल का, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो तब तीन मेन प्रेसिडेंसी थी, एक था बंगाल, एक था बॉम्बे, एक था मद्रास।
तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बॉम्बे और मद्रास को इसके सबॉर्डिनेट कर दिया, मतलब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आएगा। ठीक है, ये कब हुआ? 1773 में। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कब बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग। और कौन बने थे ये भी पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है वो कौन थे? वैरन हेस्टिंग। तो वैरन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल में 1773 में। अब क्या होता है, 1833 में चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या किया जाता है, ये जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, इसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक, आपने याद रखना, वो पहले गवर्नर जनरल बने थे कहाँ के? इंडिया के। देखो 1773 में एक पोस्ट क्रिएट करी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन बने थे? वैरन हेस्टिंग। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन बने थे? विलियम बेंटिक। और अगर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखें, वो फैक्ट ये है कि जब 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट आता है, तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके बोला जाता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट वाइस रॉय बने थे इंडिया के। ठीक है, आई होप ये आपको कंफ्यूजन क्लियर होगी कि वैरन हेस्टिंग कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान बने थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे 1833 में, और वाइस रॉय ऑफ इंडिया पहले बने थे लॉर्ड कैनिंग 1858 में। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ ना, वो भी एग्जाम के लिए उतनी ही रेलिवेंट है जितनी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि अगली बार वही क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। और ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो आप इन चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान से सुना करो, लेक्चर्स को बार बार भी देख सकते हो और पेन डाउन भी कर सकते हो चीजों को, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गदर पार्टी। गदर पार्टी फाउंड हुई थी नवंबर 1913 में इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अब किसने फाउंड किया था गदर पार्टी में? ठीक है, देखो जैसे इंडिया में मूवमेंट चल रही थी ना, वो इंडिया के बाहर भी जो इंडियंस थे वो मूवमेंट को होल्ड कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, उसी का एक पार्ट है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी को किसने फाउंड किया था? मैडम भिकाजी कामा ने, लाला हरदयाल ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा में, और बोथ ए एंड बी, ऊपर दोनों में से ए और बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी को फाउंड करा था, ये चीज आपने याद रखनी। अब बहुत सारी पार्टीज हैं जो इंडिया के बाहर बनी थी, जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी बनी थी, जिसको इंडियन हाउस भी कहते हैं। इंडियन हाउस जो है वो लंदन में बनी थी। इंडियन हाउस कहाँ पर बनी थी? लंदन में। और किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये आप याद रखना, इंडियन हाउस कहाँ पर बनी थी? लंदन में। और किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उसके बाद अगर हम मैडम भिकाजी कामा की रोल प्ले करें, तो इन्होंने जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। जैसे लंदन की बात करें, लंदन में एक और इंपॉर्टेंट जो है अभिनव भारत, अभिनव भारत करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वीडी सावरकर ने बनाई थी अभिनव भारत, और ये कहाँ पर एक्टिव थी? लंदन में। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। और भी फ्रीडम स्ट्रगल, देखो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे मैंने लेक्चर कवर करे हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के लेक्चर्स में देख सकते हो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वन शॉट वीडियोस डाली हुई है मैंने हर टॉपिक के रिलेटेड, तो इजिली आपको वो कम स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, वो किसके बीच में एग्रीमेंट था? ठीक है, नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी जी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, गांधी जी एंड नेहरू। तो किसके बीच में पुणे पैक्ट था 1932 वाला? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। देखो होता क्या है, अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या बोला जाता है कि जो हमारे SC ST होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप, जिनको डिप्रेस्ड क्लासेस बोलते थे, क्या बोलते थे तब? डिप्रेस्ड क्लासेस। उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, पहले मुस्लिम्स को दिए जाते थे, अब बोला गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता था कि एक अगर रीजन है, एक कोई टेरिटरी है, उसमें कोई पर्सन खड़ा होगा, सपोज करो वो डिप्रेस्ड क्लास का पर्सन खड़ा हो रहा है, तो उसमें वोट भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही करेंगे। ठीक है, बाकी लोग वोट भी नहीं कर सकते। मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर डिप्रेस्ड क्लास का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो वोट भी डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट ही करेंगे। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट। गांधी जी को पता था कि ये जो कंसेप्ट है, जो ये ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इंडिया बीच ही बीच में टूट जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, डिवीजन हो जाएगी। इसलिए गांधी जी में पुणे में क्या किया, गांधी जी पुणे में यरवाड़ा जेल जो थी, वहां पर फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अंबेडकर सर वहां पर जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, और वहां पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसको कहते हैं पुणे पैक्ट। उसमें क्या किया जाता है, इस सेपरेट इलेक्टोरेट को चेंज करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दिया जाता है।
ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि डिप्रेस्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, बट वो खड़े तो होंगे, बट उनकी वोटिंग में जो वोट्स डाले जाएंगे वो सभी कम्युनिटीज के लोग डालेंगे, ना कि सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास। इस कंसेप्ट को बोलते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट। तो ये पुणे पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तब रिप्रेजेंट करते थे डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट डिफेंड सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1945 केस डीलिंग विद ट्रायल? 1945 में क्या होता है? आजाद हिंद फौज आपने सुना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे। अब उस फोर्स को लेकर जापान के साथ मिलकर क्या करते हैं, वो पहले अंडमान निकोबार एरिया में अटैक कर देते हैं जापान आर्मी के साथ, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। अब क्या होता है, जो आजाद हिंद फौज है उसके जो कुछ सोल्जर्स थे उनको पकड़ लिया जाता है ब्रिटिश आर्मी द्वारा। ठीक है, अब ब्रिटिश आर्मी क्या करती है, 3% का ट्रायल करने की कोशिश करती है। ठीक है, 3% को हैंग करने की कोशिश करती है। वो कौन थे? एक शाहनवाज, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख, उनका ट्रायल करने, और उनका केस जो है वो लेने से मना कर देते हैं एक नेशनल लीडर। तो वो कौन से नेशनल लीडर हैं जो आईएनए के मेंबर्स का केस लेने से मना कर देते हैं? क्या वो तेज बहादुर सप्रू थे, भूलाबाई देसाई थे, राजगोपालाचारी थे और जवाहरलाल नेहरू? तो वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। तो आपने याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन थे? ये जो ट्रायल थी, ये ट्रायल किसके रिलेटेड थी? ये जो हमारे आजाद हिंद फौज के जो सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है जापान आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, उनकी ट्रायल के का केस जो है लेने से राजगोपालाचार्य जी मना कर देते हैं। ये आपने फैक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड? देखो, पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो किसे? मराठा से बिलोंग करते थे। अब हमने बताना है कौन सी ट्रीटी ने इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस थी, पेशवा बाजीराव जो थे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते थे पेशवा, उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया। वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी, कन्वेंशन ऑफ वडगांव थी, ट्रीटी ऑफ बसीन थी और ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो ट्रीटी ऑफ बसीन में ये कहा गया था कि जो पेशवाज हैं उनकी अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। पहले क्या होता था, मराठाज में उनकी जो पावर्स हैं वो ब्राह्मण संभालते थे, जिनको हम पेशवाज कहते थे। ठीक है, आपने बाजीराव वाली मूवी भी आपने देखी होगी, बाजीराव 1 बाजीराव 2 थे। तो ये इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को खत्म करा था ट्रीटी ऑफ बसीन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1802 में। ये आप डेट भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट करा था? इट इज बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी है ये, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिके द्वारा। इसका नाम था बंगाल गैजेट। क्या नाम था? बंगाल गैजेट। और कब स्टार्ट हुआ था? 1780 में। बंगाल गैजेट और कब स्टार्ट हुआ था? 1780 में। ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडिया के किसी भी स्टेट की कौन बनी थी? इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं ना स्टेट के, तो पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की इंडिया में कौन बनी थी? नंदिनी सतपथी, डॉक्टर जयललिता, सुचेता कृपलानी, एमएस मायावती। तो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ये यूपी की सीएम बनी थी और फर्स्ट वुमेन सीएम बनी थी किसी स्टेट की। और कब से कब तक बनी थी? 1963 से 1967 तक। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये हमने कुछ क्वेश्चन कवर करें। देखो, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, आपके दिमाग में इतनी ही बैठ जाए आज के लिए तो काफी है। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी देखें। क्वेश्चन तो मेरे पास हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर दी जाए आपको आज ही। तो आप इन टॉपिक्स को देखो और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इनको भी साथ साथ कवर करो। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जो हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ना, उनको आप देखो। 2-3-4 दिन लगाकर हम हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर क्विज भी होता है, न्यूज़पेपर भी हम शेयर करते हैं, प्लस आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो क्योंकि वो ओपन डिस्कशन ग्रुप है। और अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो तो हम वहां पर इजिली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।